तरफ से जो 2024 में जिन स्टूडेंट ने अचीव किया है, अच्छा रिजल्ट किया है, तो उन लोगों को आज हम लोग की तरफ से फेलिसिटेट किया जा रहा है। मतलब अभी हम मतलब हर एक स्टूडेंट के पास जाएंगे, उसका लाइफ जर्नी के बारे में पूछेंगे, इवन उन लोगों ने कैसे पढ़ाई किया और कैसे ऐसा रिजल्ट, जो अच्छा रिजल्ट है जो उन्होंने अचीव किया, उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा जो हमारा इंस्टीट्यूशन स्मार्ट क्लासेस इंस्टीट्यूट का जो स्टूडेंट है जस्टिन देवबर्मा, उसके पास जाएंगे, उनसे वही क्वेश्चन रहेगा मेरी तरफ से कि रिजल्ट के लिए उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया और वो कैसे डेडिकेशन या कैसे पढ़ना, उन्होंने कैसे पढ़ा, उसके बारे में बताओ सर। गुड आफ्टरनून सभी को। तो मेरा नीट का जर्नी शुरू हुआ था क्लास 10 के बाद मींस 11 में। तो यूजुअली लोग नीट के लिए ड्रॉप भी लेते हैं, बट मैंने अपने फ्रेश ईयर में ही मैंने नीट क्लियर किया 12 के साथ। तो शुरू में तो बहुत स्ट्रेस होता है नीट। पहले तो 10 से जो 11 का सिलेबस होता है वो बहुत मतलब जमीन आसमान का फर्क है उसमें। पहले तो आप सिर्फ मतलब सीबीएसई में बोर्ड में तो आप सिर्फ साइंस पढ़ते हो, मैं तो आईसीएसई का, तो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम लोग का डिवाइडेड था, तो उसके वजह से थोड़ा हेल्प मिला था। बट फिर भी 11 का सिलेबस बहुत खतरनाक था मेरे लिए। फिर भी बाद में कॉप अप किया मैंने, वो प्रैक्टिस किया क्वेश्चन, उसके बाद बहुत लेक्चर्स भी देखे, मतलब सर के लेक्चर्स ये सब नोट्स पढ़े। तो धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि नीट को मतलब कैसे उसको अप्रोच करना है। और साथ ही साथ मैं बोर्ड्स भी मेरा अच्छा ही गया, मीन्स ओवरऑल मेरा अच्छा ही रहे बोर्ड्स के साथ। बोर्ड में आपके कितने परसेंट आए? बोर्ड में मेरे 92.8 थे। बहुत अच्छा। कोई भी स्टूडेंट जब एम रखता है कि हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के सपने हैं, तो ये सपने आपने पहली बार कब सोचा था? किसको देखा था कि ये डॉक्टर बनने जा रहा है, मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए? कहाँ से इंस्पिरेशन मिला? एक्चुअली एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर आदित्य गुप्ता नाम का, तो वो लॉकडाउन के टाइम में तब मैं शायद 10 में था, तो मैंने सर के वीडियोस देखने शुरू किए थे, तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा सर के। और तब मुझे नीट के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि पहले मेरे को नीट के बारे में कुछ नहीं पता था, 10 के सब, पर वो लॉकडाउन में मतलब 10 के एंडिंग में लॉकडाउन में मुझे पता चल गया। 10th के लॉकडाउन के जस्ट बाद आपको पहली बार पता चला कि हमें डॉक्टर बनने चाहिए। हाँ, और नीट के बारे में पता चला कि डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट जैसे एग्जाम क्लियर करना है। उससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था नीट के बारे में। जब आपने प्रिपरेशन शुरू किया तो सबसे पहले आपने क्या मतलब पहले सिलेबस देखा या फिर पहले इंस्टीट्यूट के बारे में सोचा या फिर आपने क्या किया? मतलब जर्नी स्टार्ट कैसे, प्रिपरेशन की जर्नी कैसे स्टार्ट की? अब ओवरऑल देखें तो मैंने पहले तो सिलेबस के बारे में मुझे इतना पता नहीं था कि कुछ लोग तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्या ये सब भी बोलते थे, मुझे सिलेबस के बारे में इतना नहीं पता था, बट टीचर आप लोगों ने जो पढ़ाया वही पढ़ा ऐसा ही। बाकी आप जैसे रिजल्ट आया पहली जैसे रिजल्ट आया तुरंत आपने देखा और उसके बाद आपने पेरेंट्स को बताया या फिर टीचर को, और आपने कैसा महसूस किया सबसे पहले? पहले तो एक रिजल्ट से पहले तो इन्वॉल्व वो होता है कि आप अपना क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद ही आप अपना आंसर चेक करते हो क्या, तो तभी आपको अपना मार्क्स पता चलता है। फिर भी एक डर रहता है कि अगर आपने ओएमआर में गलती कर दिया या ओएमआर में आंसर नहीं आया, तो उसकी वजह से थोड़ा टेंशन होता है कि मार्क्स ना कम हो जाए। बट रिजल्ट मिलने के बाद आई वाज सैटिस्फाइड। रिजल्ट आने के बाद आपके पेरेंट्स की तरफ से कैसा रिएक्शन था? पेरेंट्स भी खुश थे क्योंकि घर में पहला डॉक्टर आ रहा है, परिवार में मेरा। बहुत बहुत बधाई आपको। बाकी और भी हम क्वेश्चन पूछेंगे बीच में, तब तक एडिशन बताएंगे इसके बारे में सिद्धार्थ सर। एडिशन सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बताओ सेल्फ स्टडी के बारे में, आपने कोचिंग क्लास लिया, यहाँ से पढ़ा, फिर इसमें सब कुछ पढ़ा, आप बताओ सेल्फ स्टडी के बारे में। सेल्फ स्टडी तो जरूरी है। कोचिंग में तो जैसा आप लोगों ने हेल्प किया, बताया, समझाया, तो घर पे जाकर उसको रिवाइज करना पड़ता है। नहीं करते तो दिमाग में नहीं रहता, वो टेम्पोररी स्टोर होता है क्लास में, फिर घर जाके अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाते हो, भूल जाता है दिमाग से। तो घर पे जाकर रिवाइज करना पड़ता है क्लास के बाद। इनमें अगर
एक चैप्टर मिनिमम भी कर लेते हैं तो बहुत टाइम में पूरा सिलेबस खत्म किया जा सकता है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम होता है कि क्लास में समझ में तो आता है लेकिन वो सेल्फ स्टडी नहीं करते, है ना। और सेल्फ स्टडी का क्या इंपॉर्टेंस है, विदाउट सेल्फ स्टडी पॉसिबल है या फिर लास्ट में बोर्ड की तरह लास्ट में 1 मंथ 2 मंथ स्टडी कर लिया उससे क्या भी डिस्कशन हो सकता है? सर नहीं सर मेरा तो क्लास 11 से ही मार्क्स भी मेरा उतना नहीं आते थे क्लास 11 में तब मैं, लेकिन बेसिक कुछ क्लियर था, बनता था, एवरेज मार्क्स ही आते थे तो बेसिक एटलीस्ट क्लियर रहता था। तो जब रिवाइज किया उस टाइम पे बहुत हेल्प हुआ, दिमाग में जल्दी घुस रहा था, वो जो टॉपिक से वो सब आसानी से समझ में आ रहा था। तो वो सब अगर जैसे लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम कुछ स्टूडेंट्स करते हैं लास्ट में पढ़ते हैं जो भी चीज़, तो उस टाइम पे जब पहली बार कुछ देखते हैं तो समझ में नहीं आता। जैसे चैप्टर तो बहुत बड़ा है तो ये सब टॉपिक्स दिमाग से अगर फिट होना है तो पहले से भी थोड़ा बेसिक्स क्लियर होना पड़ेगा। तो रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही। अच्छा, एनसीईआरटी कैसे पढ़ा? बायोलॉजी आपका स्कूल सब्जेक्ट है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ा? सर बायोलॉजी तो सबसे पहले तो जब कुछ नया चैप्टर होता था तो मैं पहले नोट्स देखता था क्लास का, और फिर वो जब समझ में आता है, जब उसको थोड़ा इजी में भी लिखा हुआ होता है तो वो जब पढ़ के समझ जाता वो टॉपिक को, तो उसके बाद एनसीईआरटी देखता था। फिर उसके बाद वो नोट्स नहीं देखता था, सिर्फ एनसीईआरटी देखता था, फिर उसको मेमोराइज कर लेता था, बाय हार्ट कर लेता था, फिर वो हेल्प होता था। और नीट पे जो क्वेश्चन पेपर है बायोलॉजी का उसमें एनसीईआरटी के ही सवाल आते हैं, उसके बाद के भी सवाल नहीं है, सब एनसीईआरटी के। ओके, और नेक्स्ट सब्जेक्ट मतलब सर। अच्छा तो साज नीट जो तुमने क्रैक किया कैसा लगा? सर अगर तो बहुत अच्छा लगा है। पहले तो बहुत स्ट्रेस में था कि क्लियर होगा या नहीं होगा। मैंने अपना पूरा 100% दिया। जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। देखो सब लोग तो मेहनत करते हैं, तो तुमने कैसे मेहनत किया, तुम्हारा जो जर्नी था वो अगर कुछ बताओगे स्टूडेंट को या बाकी सब जो देखेंगे उनको भी थोड़ा, वो लोग भी मोटिवेट हो जाएंगे, तो वो तुमने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया उसके बारे में सर मैं सब्जेक्ट वाइज? पहले मैंने 10वीं जवाहर नवोदय विद्यालय से किया, वीरगंज से। तो हम तो पहले से हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ से मैंने अपना मतलब मेहनत करना शुरू कर दिया था। तब मैंने सोचा कि जेएनवी से छोड़ के मैं भारतला में आया और यहाँ पे मैंने DBS में मतलब उसको मैं एडमिशन लिया। फिर पता चला कि स्कूल के साथ मतलब वो मैनेज करने में थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने मतलब पहले मैं बहुत कन्फ्यूज था कि मैं ऑनलाइन लूँ या ऑफलाइन, कुछ नहीं, मैंने दोनों लिए। फिर मुझे समझ में आया कि मुझे एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। उसके बाद मैं एक ही डायरेक्शन में चला गया, फिर बहुत मेहनत किया और रोज प्रैक्टिस किया। ऐसे तुम्हारे घर वाले खुश होंगे? हाँ सर, हाँ बहुत खुश है। मैं मतलब आगरतला में अपने मामा के घर रहता हूँ, तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मतलब फैमिली में इतना सपोर्ट किया। ठीक है, जो सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और तुमने जो हॉस्टल से आके अगरतला में रह के जो तुमने नीट क्रैक किया, देखो वो हर किसी का सपना होता है लेकिन अचीव हर लोग नहीं कर पाते। तो तुम मतलब तुम्हारे जैसे जो स्टूडेंट है वो उन लोगों का सपना अगर मतलब पूरा कि नहीं, वो उसका गोल हो जाता है या एस्पिरेशन होता है नहीं मुझे करना ही है, तो तुम जैसे किए हो तो वही हर स्टूडेंट का जब हो जाएगा ना तो मैं बोलूँगा शाबाश बेटा, अच्छा रिजल्ट किया। तो हमारे टीचर के बारे में बताओ जो जो गाइड किया है, कैसे या टीपीपी वगैरह जो सॉल्व करते थे वो क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे या टाइम टू टाइम करते थे? मैंने स्मार्ट क्लास से केमिस्ट्री में लिया था, तो सर तो बहुत अच्छे पढ़ाते थे और रोज टीपीपी देते थे। जो टीपीपी था वो बहुत आसान था, जिससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता था। और मैंने यहाँ का वो भी लिया था टेस्ट सीरीज, मैं मतलब हर महीने एक बार आके टेस्ट लेके जाता था, तो ठीक था, नंबर आते थे 360 370। धीरे धीरे अपग्रेड हो गया। ठीक है, तो अभी मैं जाना चाहूँगा ट्विटर के पास।
तो मैं अभी हमारा जो प्रणव सर है वो कुछ थोड़ा क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बाद बाकी मैं बोलना चाहूँगा कि इंटर ने भी कैसे क्या किया। First of all, congratulations to all of students to achieve the NEET for K24। तो मैं पूछना यही चाह रहा था कि पढ़ाई तो सब लोग करते हैं कि हमको नीट क्रैक करना है, क्या करना है। तो आपका तो क्रैक हो गया, अब आप बाकी लोगों को बताइए कि कैसे नीट क्रैक करना है, क्या स्ट्रेटजी आप अपनाए थे कि जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है। तो बाकी बच्चों को ये भी पता चले कि कैसे वो सिलेक्शन करेंगे, कैसे उनका सिलेक्शन होगा, इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए, बाकी लोगों को भी बताइए कि कैसे सिलेक्शन किया जाए। सबसे पहले अगर तुम्हें कोई गोल अचीव करना है तो तुम्हें सबसे पहले आइसोलेट करना पड़ेगा अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, कजिन से, जो भी आइसोलेट हो जाओ। फिर अपना सारा डिस्ट्रैक्शंस सोशल मीडिया वगैरह जो है तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है तुम्हारे पढ़ाई के रास्ते में आता है, जो सब बता दो और आइसोलेट हो जाओ। और फिर फॉर्मूलास होता है सब्जेक्ट्स का, तो वॉल्स पे चेक करना, तुम्हारा नज़र जहाँ पे जाए वहाँ पे चिपका ताकि वो तुम्हारे ब्रेन में वो कैप्चर हो जाए। और सब्जेक्ट वाइज आपका जर्नी कैसा था, जैसे फिजिक्स किस तरह से प्रिपरेशन करते थे, क्योंकि फिजिक्स तो थोड़ा डिफिकल्ट पेपर है, उसमें हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं, आप थोड़ा हम लोगों को बताइए। बाकी सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा हमको पता चले कि कैसे पढ़ाई करना है, कौन सा सब्जेक्ट, फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, किस तरह का प्रिपरेशन होता है। और दूसरा नंबर ये भी बात की से जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं, तो कैसे डिस्ट्रैक्शन हटाना है, मोबाइल किसी को आदत है या डिस्ट्रैक्शन हटाना है, कैसे आइसोलेट होना है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले सब्जेक्टिव को बताइए कि आप सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ाई किए थे, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कैसे आप डिस्ट्रैक्शन हटाएं। मुझे इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि मैंने फिजिक्स में इतना ध्यान नहीं दिया जितना मैंने बाकी दो सब्जेक्ट्स में दिया है, जबकि फिजिक्स पे तुम्हारा पास कोई सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो अभी तो तुम्हें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, फिजिक्स का तुम्हें हमेशा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुम्हें हाथ के आई मीन स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा प्रैक्टिस करके। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें टाइम की बहुत कीमत होती है, एक महीने से भी चूक सकते हो क्वेश्चन बिना अटेम्प्ट करके बहुत सारे फिजिक्स के, क्योंकि पहले तो सब बायो ही अटेम्प्ट करते थे, पहले बायो अटेम्प्ट करते फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, तो लास्ट में इतना टाइम नहीं बचता फिजिक्स के लिए, तो मैक्सिमम क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो तुम्हें अपना हाथ और दिमाग को एक साथ चलाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके ही अचीव हो सकता है। ठीक है, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन बिकम डॉक्टर। सर बात करेंगे बाकी स्टूडेंट से। तो मैं फिर से मेरा माइक जो है मैं बस पास करना चाहूँगा, चले मतलब उन लोगों ने कैसे क्या क्या बाकी सर। Hello everyone. Congratulations for getting the rank, very good rank in NEET. मेरा सवाल ये है कि हम लोग क्लास 11 में जब भी उठते हैं तो स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट चारों तरफ हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक लाइन लगा हुआ है, नीट क्रैक करना है, जेईई मेंस क्रैक करना है। तो उस प्रेशर को आप लोगों ने कैसे हैंडल किया, तो उसके बारे में कुछ बताइए। एकदम 11 में उठने के बाद सब कुछ नया चीज़ है, सिलेबस नया है, सब्जेक्ट नया है, जिसका क्लास 10 के साथ ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है, तो आपने उसको कैसे क्रैक किया, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया। टीचर का एक्चुअली मैं तो प्रॉपर स्टूडेंट, तो मुझ पे एक और भी हो जाता है प्रेशर कि एक साल नहीं क्या फिर से क्या होगा, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज हो जाता है। मतलब मेरे जो दोस्त थे सब कॉलेज चले गए और मैं अकेली उधर ही हूँ, तो वो एक था प्रेशर अंदर, एक था कि निकालना है, क्रैक करना है, मतलब आज अच्छे से पढ़ो तो कल रिजल्ट्स मिलेंगे अच्छे, तो मतलब मोटिवेशन और डिस्ट्रैक्शन को भी हटाना था,
सोशल मीडिया सबको, जब जनवरी हुआ तब मैंने सब छोड़ दिया, कैंसिल कैंसिल आउट कर दिया मैंने अपनी लाइफ से। एक आखिरी सवाल, जैसे हर एक रिपीटर का एक सोच होता है कि क्या मैं उस एक साल तक मैं उस चीज़ को रख पाऊंगा या नहीं, कॉन्फिडेंस को रख पाऊंगा या नहीं, एकदम ध्यान से लगा के कर सकता हूँ क्या नहीं, अगर नहीं निकला तो क्या होगा, तो उस चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया, वो थोड़ा हमें बताइए। मतलब फर्स्ट मंथ्स में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है, फिर जब मिडल में जाओगे तो बहुत डाउन हो जाता है कि क्या हो रहा है, लाइफ बहुत अनसर्टेन हो जाता है। मतलब ऑब्वियसली मेरे ऑलरेडी प्रेशर था, तो मतलब बस सारे टेंशन था, पर ऐसे कभी मैं यूट्यूब वीडियोस देख लेती हूँ, मैं मेडिकोस की, तो मोटिवेशन और मेरे आसपास के लोग भी मेडिकल लाइन में थे, तो उनसे भी मैंने मोटिवेशन लिया। ओके, थैंक यू। तो अभी है ना, तो एना से मैं बोलना चाहूँगा जो बाकी सुनील सर क्वेश्चन पूछ रहे Congratulations. आपने नीट की तैयारी के जर्नी में कई बार अप एंड डाउन्स आते हैं, तो कई बार लगता है कि अब मेरे से ना होगा, जब टेस्ट में रिजल्ट कभी कम हो जाए तो ऐसा लगता है कि मेरे से अब ना होगा। तो ऐसे समय पे अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया आपने, और इस दौरान अपने पढ़ाई को और अच्छे से फिर से कंटिन्यू करने के लिए क्या किया? सर मेरा तो मॉक टेस्ट जब लेते थे तब भी इतना अच्छा मार्क्स तो आता नहीं था, फिर भी मैंने अपने फैमिली के साथ डिस्कस किया, उन लोग ने मुझे मोटिवेट किया, मेरे भैया है, मेरी दीदी भी है, कजिन्स, उन लोग ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बोलते कि अगर यहाँ पे मॉक टेस्ट में अच्छा नहीं आ रहा है तो फिर और भी ट्राई करो और अच्छा करो, क्योंकि नीट में जाके मतलब मॉक टेस्ट से थोड़ा अच्छा तो आएगा ही नीट में। और वही हर रोज क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट में अच्छा नहीं हुआ होगा तो और भी डिप्रेस हो जाते हैं, फिर इसलिए हर रोज फिर से क्वेश्चन, जब मतलब पहले मॉक टेस्ट से दूसरा वाला नेक्स्ट वाला मॉक टेस्ट जब थोड़ा मार्क्स अच्छा आता है तब थोड़ा और मोटिवेट होते हैं, ऐसे करते करते मैंने ये नीट 2024 में लगभग 24 लाख कैंडिडेट अपेयर हुए थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो कई बार स्टूडेंट को लगता है कि यहाँ पे मेरा क्या होगा, और इस दौरान मतलब जब तैयारी करते हैं तो इस सिलेबस भी बहुत वास्ट है, सिलेबस वास्ट है, आपको 2 साल में आपको बोर्ड भी देना था, बोर्ड के साथ साथ ये सारा प्रिपरेशन करना और नीट के लिए रिगरस प्रैक्टिस करना, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना, क्योंकि ये एग्जाम में अगर देखा जाए कि कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है और रिजेक्टेड कैंडिडेट है, उसमें अगर मेजर डिफरेंस देखा जाए तो होता है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन का। तो आपने कितने बार रिवाइज किया पूरे सिलेबस से, कितना बार चीज़ों को रिवाइज किया? पूरे सिलेबस मुझे इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि बोर्ड्स भी था साथ में, तो फिर इतना ज़्यादा तो रिवाइज नहीं हो पाया, इसलिए मार्क्स भी इतना भी नहीं आया मेरा, इसलिए ज़्यादा रिवाइज करने से तो अच्छा। क्योंकि आपको क्या लगता है कि रिवीजन का कितना इंपॉर्टेंस है? रिवीजन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई एक बार पूरा सिलेबस पढ़ ले और उसके बाद देखे ही नहीं तो क्या वो नीट क्रैक कर सकता है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। क्या ऐसा होता है कि एक बार हम पढ़ लेते हैं वो पूरा याद रहता है, याद बहुत अच्छा से पढ़ा दिया गया है क्लास में, फिर भी ऐसा होता है कि पूरा चीज़ याद रहता है? सर अभी क्लास में पढ़ के जाए ना, नेक्स्ट डे में उसका 25% तो भूल ही जाएंगे, और बाद में फिर से नहीं पढ़ेंगे तो 50% बाद में भूल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, हाँ, सेल्फ स्टडी और रिवीजन बहुत जरूरी है। हाँ। तो आप रिवीजन के लिए क्या सजेशन देते हैं? आपने कहा कि रिवीजन की वजह से थोड़े से हमारे स्कोर में फर्क पड़े, तो आप दूसरे को क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि किसे रिवाइज करना चाहिए, कितना बार रिवाइज करना चाहिए पूरे सिलेबस? इससे रिवीजन तो बहुत करना ज़रूरी है, जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना ही अच्छा होगा रिजल्ट भी, और हाँ वही, जितना मैक्सिमम रिवीजन होगा उतना ही अच्छा होगा। तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस आपका कैसा था? सब्जेक्ट में बायोलॉजी, मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों का बैलेंस कैसा था? फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी को कंपेयर करके थोड़ा लो था, क्योंकि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, इसलिए
केमिस्ट्री में मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपको कि तीनों जो पार्ट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो खास करके इनऑर्गेनिक की बात करें तो वहाँ पे इंफॉर्मेटिव चीज़ें ज़्यादा है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उसको बार आपने कैसे बार बार रिवाइज किया इनऑर्गेनिक को? उसके अलावा ऑर्गेनिक के रिएक्शंस आपने बोर्ड के लिए पढ़ा, नीट में कई बार क्या है क्वेश्चन जो है रिएजेंट वाले इसमें ये मिलाया तो ये बना, उसके बाद इसमें ये मिलाया तो ये बना, और स्टेप वाले रिएक्शन होते हैं जो कि मैकेनिज्म के थ्रू बनता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपने कैसे सोल्व किया, कितना प्रैक्टिस किया उसके लिए? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं उनमें ज़्यादा रिवाइज करने से याद रहते हैं, तो फिर जब भी वो लोग मतलब वो ये रिएजेंट से देने से क्या होगा, तो फिर वो जब ज़्यादा रिवाइज करते हैं तो जल्दी से याद आ जाता है, मतलब रिकॉल कर सकते हैं कि हाँ इस ये रिएजेंट देने से ये वाला कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होगा। है ना, आपसे सिद्धार्थ सर भी और पूछना चाहते हैं। हम लोग का 12th का भी था प्रेशर, बोर्ड का एग्जाम दे दिया, और हम लोगों ने जो 1 मंथ का क्रैश कोर्स करवाया था उसमें भी तुम आई, है ना? और मुझे याद है तुम लास्ट में कॉर्नर में बैठी थी, मैंने तुमसे मार्क्स पूछा था, 300 प्लस तुम्हारे बायोलॉजी मार्क्स आ रहे थे, है ना? और मैंने बोल दिया था कि यहाँ के टेस्ट में मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं कि बस सिलेक्शन होता है ना? तुमको कब लगने लगा कि मतलब बोर्ड से पहले या कब से तुमको लगा कि इस ईयर मेरा सिलेक्शन हो सकता है? सर ये तो बोर्ड के बाद ही फील हुआ, क्योंकि बोर्ड से पहले तो मेरा इतना मॉक टेस्ट भी नहीं हुआ था। बोर्ड के बाद मैंने मतलब अपने से खुद से एक मॉक टेस्ट के लिए बुक खरीद के खुद ही सॉल्व किया, OMR वगैरह, तब ये 400 प्लस ही आ रहा था, तो फिर तब थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा। और मैंने क्लासरूम के अंदर एडिशन के बारे में बोला था, याद है तुमको? हैं? क्या बोला था? हो जाएगा, बोलो, जोर से बोलो। सिलेक्शन हो जाएगा। इस क्लास में क्या बोला था? इसका सिलेक्शन होगा, इस बार कॉलेज में जाएगा, है ना? और हमारे पीछे जो बैठे थे उसने क्या बोला था? मजा वही ज्यादा करेगा। हाँ, मजाक नहीं करो, है ना? मैंने कहा था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, मैंने बोले ठीक है। तो इधर तुम बताओ, तुमने एनसीईआरटी कैसे पढ़ा? जो 25 मिनट का एग्जाम देंगे, है ना, वो कैसे बायोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़ा? तुमने जो पढ़ा वो बताओ, कितने टाइम से रिवीजन करना पड़ता है? एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, जो डायग्राम होते हैं, है ना, उन डायग्राम को कैसे याद रखना है ना, ये बताओ। एनसीईआरटी के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा बहुत पढ़ना पड़ता है, हाईलाइट्स करना पड़ता है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जब तुम कोई टेस्ट दोगे तो उसके टेस्ट में जो गलत क्वेश्चंस होंगे, जो तुमने गलत आंसर मार्क किया हो, उसको अगर तुम एनसीईआरटी में मार्क कर दोगे, तुमने जिस जगह पे गलती की है तो तुम्हें आसानी हो जाएगी उसको रिवाइज करने में, फिर से गलत नहीं होगा। अप्रॉक्स कितने टाइम से तुमने एनसीईआरटी को रिवाइज किया होगा? 5 टाइम्स 11th किया होगा, 5 टाइम्स 12th किया होगा, है ना? तुमने से रिवाइज किया होगा, ठीक है? और तुम सेल्फ स्टडी में, क्लास कोचिंग को छोड़ के सेल्फ स्टडी में कितना टाइम लगता है? सेल्फ स्टडी में अगर तुम 2 सालों में भी 8 घंटा पढ़ते हो तो तुम्हारा नीट हो जाएगा। 1 घंटा तुम सेल्फ स्टडी करती थी 11th में, 12th में? जैसे 11 में तो सीरियस नहीं थी, हाँ, आधे रास्ते से सीरियस हुई, आधे सिलेबस 12 में तो मैं सीरियस थी, 12 से 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा। और हाँ, एक सर तुम लोग अपना सेल्फ स्टडी सबको जरूर, हाँ, सेल्फ स्टडी तुमने कैसे किया ये बताओ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम यही होता है वो सेल्फ स्टडी नहीं करते, है ना? कैसे करना है, कितने टाइम तक करना है, इससे वीकनेस कैसे? सेल्फ स्टडी तो लेक्चर तो सब देखते हैं, हाँ। बट लेक्चर के बाद मेरा ऐसा था कि लेक्चर करने के बाद भी एक सेटिस्फैक्शन नहीं था। जब तक मैं खुद नहीं करूँगा, इन डिटेल्स खुद दिमाग में नहीं समझूंगा, तब तक मेरा ऐसा लगता था कि इनकम्प्लीट है। सिर्फ लेक्चर देख के तो कभी दिमाग में नहीं रहता, तो मैं वो फिर से करता था, एनसीईआरटी भी करता था। अभी तो नीट बहुत एनसीईआरटी बेस्ड हो गया, मतलब पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट। इस बार भी आप देखें तो फिजिक्स भी तक एनसीईआरटी का एकदम आ रहा है क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन, तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी भी फॉलो किया अच्छे से। और उसके बाद क्वेश्चन बहुत लगाता था, 2-3 क्वेश्चन लगाया था। तुम बताओ। सर मैंने भी क्वेश्चन
से क्वेश्चन सॉल्व करके। नाइट में कब तक जगते थे? रात को मैं मतलब मेरा 8 बजे तक तो लेक्चर था, उसके बाद मैं 1 घंटा सेल्फ स्टडी, उसके बाद 12 बजे तक मैं जगा। सोशल मीडिया सोशल मीडिया अकाउंट तो है, लेकिन मैं मंथली एक्टिव नहीं थे। नहीं, मैं मंथली में 1-2 बार क्रोम में जाके लॉगिन करके देता था। इतना ही रोज हाँ, सही तो है। ऐप नहीं था, क्रोम में जाने का मतलब उसमें इजीली नहीं जा सकता है, और तुम्हारे मोबाइल में ऐप रहेगा तो चले जाएगा ना। हाँ डिस्टर्ब सही है। हाँ मेरा क्वेश्चन जस्टिन से है। जस्टिन, आपने प्रिपरेशन के दौरान लास्ट 2 महीने जब बचे थे तो आपने मेरे से पूछा था कि सर मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लिया है, पढ़ लिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा था कि आपको नंबर ऑफ टेस्ट, अब क्या करो, हर 2-3 दिन से टेस्ट दो आप, और इसके अलावा पूरे सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स 8 से 10 बार अगर रिवाइज कर लेते हैं तो और अच्छे मार्क्स लाएंगे और अपना बेस्ट कर सकते हैं। तो आपने कितना बार रिवाइज किया है? रिवीजन तो मैं टेस्ट वाइज कर रहा था। और जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपने क्या पढ़ा, कैसे उसी चीज को पढ़ा रहना है जिसको शुरू किया? नहीं, तब तक सिलेबस कंप्लीट करने में तो एक बार तो रिवीजन दिया, तो रिवीजन देने के बाद टेस्ट देता था। टेस्ट में गलती को बताता था तो वो फिर से करता था, ऐसे करके टेस्ट देता था तो गलती और नहीं आता था। और हर टेस्ट में अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन होता था, तो उससे प्रैक्टिस नहीं होता था। एडिशन का तबियत बहुत खराब रहता था, और मेरा मानना है कि एडिशन जितने नंबर लाए हैं उससे और जस्टिन जो है जितने नंबर लाए हैं, जस्टिन और भी 100 नंबर ला सकता था, क्योंकि उनको सीवियर साइनस का प्रॉब्लम था, लगातार बीमार रहता था, फिर उसने बहुत अच्छा किया है। जब आप बीमार रहते थे, हेल्थ इशू रहता था, तो घर पे कैसे मैनेज करते थे, पढ़ाई करते थे, कितनी देर पढ़ाई करते थे? हाँ, ये इंश्योरेंस भी मतलब कंटिन्यू रखता था, कुछ ना कुछ कर रहा होता है, लेकिन मतलब एटलीस्ट एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है। इसलिए कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बिन मेहनत के हासिल तब तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी जुनून अपनी मंजिल, क्योंकि वो दूसरे की रोशनी के मोहताज नहीं होते। क्योंकि आपने एफर्ट लगाया तो उसका रिजल्ट भी अच्छा हुआ और आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो इस दौरान जो है पूरी जर्नी में आपको कई बार अप एंड डाउन्स आए हैं, और कई बार मेरे से भी आपने बात किया इस बारे में, और खास करके हेल्थ इशू के बाद की वजह से आपके पढ़ाई कई बार डिस्टर्ब हुए। और मैंने फील किया कि जैसे लोग आम पेरेंट्स से बात करते हैं या फ्रेंड से बात करते हैं, आपने कई बार बात किया, आप काफ़ी ज़्यादा निराश लगते थे मुझे। तो मैं कई बहुत देर तक समझाता था कि आप लगे रहो, डटे रहो, और अपना चीज़ हेल्थ को मैनेज करना, खास करके हेल्थ इशू की वजह से आपको इतना इम्पैक्ट पड़ा। इसके लिए स्टूडेंट को क्या आप सजेशन देना चाहेंगे कि क्या हेल्थ को अच्छे मेंटेन करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? मैं तो यही बोलूँगा कि पढ़ाई के साथ हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका पूरा साल प्रिपरेशन अच्छा है बट नीट के दिन आप बीमार पड़ गए तो वो तो बहुत, तो आपको एक अपना हेल्थ का ध्यान भी रखना है पढ़ाई के साथ। ये सालसा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन सालसा से है। सालसा जब क्लास 11 में आए थे, पहला दिन मतलब कुछ हम क्वेश्चन ऐसी क्लास में डिस्कस किए थे, तो मतलब बाकियों से डिफरेंट मुझे लगा था। इसके अलावा बीच में पहला ही चैप्टर मूल कंसेप्ट चल रहा था, मैं पढ़ा रहा था, क्लास में डिस्कस कर रहे थे, तो उस दौरान सारे स्टूडेंट के बीच में एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे, तो मैंने जो अप्रोच बताया था उससे डिफरेंट इन्होंने बनाया। मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा था उस समय, और मुझे उसी समय महसूस हुआ था कि ये कुछ अच्छा करेगा। मूल कंसेप्ट का मुझे क्वेश्चन भी याद है, आयोडीन का एक्वा सॉल्यूशन है, जिसमें कि मूल आपको याद है ये? तो बाकी स्टूडेंट से मैंने जो मेथड बताया उससे उसने डिफरेंट बनाया, जो बताया था हमने उससे डिफरेंट मेथड से उसने सोल्व किया और कम टाइम में सोल्व किया। कई बार होता है कि टीचर स्टूडेंट से सीखते हैं, हमें सीखने का साल से मौका मिला है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने ये चीज जो पाया वो सेल्फ स्टडी से मिलता है, और खुद का अपना ब्रेन यूटिलाइज करने से, बार बार आप चीजों को क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो उससे मिलता है। आपने सेल्फ स्टडी के ऊपर कितना ध्यान दिया, कैसे करके मैनेज किया, कैसे पढ़ाई किया उसमें, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर पहले तो मैं बहुत पढ़ता था, 4-5 घंटा दिन में। उसके बाद मुझे लगा कि एक ही चीज़ को मतलब
लॉन्ग नोट्स को मैं बार बार क्लियर करूँ, फिर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को कैसे पढ़ते थे? ऑर्गेनिक के रिएक्शन लोग भूल जाते हैं, नेम रिएक्शन भूल जाते हैं। मैंने एक बुक खरीदा था केमिकल करके, तो उसमें क्वेश्चन था लेकिन आंसर नहीं था, आंसर बैक पेज पे था, मतलब वो रिवर्स एंड रिकॉल मेथड पे चलता था। तो मैं वहाँ से बार बार मतलब प्रैक्टिस करता था और याद होने लगा और उसमें भी सही लगा केमिस्ट्री। अच्छा, मतलब आपने अपने से भी कुछ हेल्प ली। और नोट्स कितना पढ़ते थे आप? नोट्स आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा? नोट्स लास्ट मोमेंट में मैंने लॉन्ग नोट्स को छोड़ के मैंने शॉर्ट नोट्स वगैरह ध्यान दिया और ताकि मैं बार बार रिवाइज कर सकूँ एक चीज़ को, मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। शॉर्ट नोट्स अच्छे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्विसा से पूछना चाहेंगे। ट्विसा क्लास 11 12 और रिपीट भी स्मार्ट क्लास ही किए। मैंने ये जर्नी के दौरान मैंने ट्विसा को देखा कि शुरुआत में ये भी मतलब ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी को क्या क्वालिटी है, किसी में क्या कैपेबिलिटी है, ये टीचर हमारे लिए सब अच्छा होता है। पर मैंने ऑब्जर्व किया कि ट्विसा का जो जैसे होता है एक इंडिविजुअल लेवल पे मेंटल एबिलिटी, चीज़ों को क्रिटिकल थिंक करना, इस जो इस एग्जाम का डिमांड है, उसमें कई बार जो है ये थोड़ा सा पीछे हो जाती थी कई बार, है ना। हाँ, लेकिन एक बात पूरे रिपीटर्स के दौरान मैंने एक क्लास नहीं मिस किया। मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्लास मिस नहीं करना, इसका उसको फायदा भी मिला। 27 मार्क्स लाए थे उन्होंने क्लास 12 में और उसका सीधे 4 गुना मार्क्स रिपीटर्स में 104 नंबर लाए इन्होंने। तो 104 नंबर तक का जो सफर है 27 मार्क्स से 27 मार्क्स, वो कैसे आपने ये जर्नी पूरा किया, कैसे स्टडी किया? तो 10 तो मैंने कोविड में बिता दिया, तो कुछ हुआ नहीं, कुछ पढ़ाई। फिर अचानक से 11 जंप हो गया। 11 में तो सिलेबस बहुत ज़्यादा था। 10 तक पढ़ाई बहुत अच्छी थी, फिर 11 12 में बहुत मिस हो गई। मतलब पढ़ाई, मतलब मैं क्लास जाती थी लेकिन पढ़ती नहीं थी घर पे जाके। तो फिर जब मैंने सोचा कि मैं रिपीट करूँगी तो मैंने सोचा कि मैंने मिस्टेक्स निकाला है अपने पेपर में कि क्या क्या नहीं करना है। अच्छा, आप तीनों सब्जेक्ट का आपका बैलेंस ठीक नहीं था, और खास करके मैंने ऑब्जर्व किया है कि फीस आपको बहुत खराब थी। तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर फीस आपका बहुत अच्छा होता या एवरेज भी होता तो आपके नंबर और बढ़िया हो सकते थे, तो आप दूसरे को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि फीस को उसको पढ़ना चाहिए, साथ में कंटिन्यू करके अच्छे से तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस बनाना कितना जरूरी है? मतलब थ्योरी अच्छे से पढ़ो, फिर क्वेश्चंस बहुत करना है फिजिक्स का, अच्छा करना है। तो फिजिक्स एक्चुअली बहुत सारे जो मैक्सिमम जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस होता है उनके लिए बहुत टफ होता है, मेरे लिए भी था। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आपको मैंने महसूस किया है कि जब रिपीट में जैसे कि सर भी एक क्वेश्चन पूछे थे आपसे कि आप पढ़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा रिपीटर्स के दौरान, खास रिपीटर्स बैच में जो स्टूडेंट होते हैं उसका ऐसा लगता है कि कई बार उसे लगता है कि अब इस बार हम रिपीट कर रहे हैं, अब नहीं होगा तो क्या होगा हमसे, अब हमारा क्या होगा। कई बार ऐसा फील होता है, अप एंड डाउन्स आते हैं। तो उस अप एंड डाउन्स में लास्ट मोमेंट में मैंने ऑब्जर्व किया कि आप बिल्कुल मेंटली जो है लगता था कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, है ना। और मैंने एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा कि आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया, एक टेस्ट लास्ट मोमेंट पे थे, तो आपने उधर से रिप्लाई किया कि आई डोंट नो। तो मुझे लगा कि फिसा आज तक तो बहुत बोलती रही थी क्लास में, आखिर क्या हो गया इसको, है ना। और लास्ट मोमेंट पर ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, हमें लगा कि अंदर से कि कुछ हो सकता है, मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा अंदर से फील हो रहा हो कि अब क्या होगा मेरा। तो मैंने इसके पेरेंट्स से बात किया तो उन्होंने बोला कि ये तो मेरे से बात नहीं करती है। तो मैंने बोला कि डेंजरस सिचुएशन है फिर। तो फिर मैंने बहुत समझाया, कॉल करके बात की, है ना। तो आप दूसरों को क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई कभी कोई डिप्रेशन में आ जाता है या कभी लगे लास्ट मोमेंट पर कि अब मेरे से ना होगा, क्या होगा, इस तरह का सिचुएशन हो, जबकि आपने अच्छा किया फाइनली, तो आप उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उसको? पेरेंट्स से बात करना चाहिए, दोस्तों से बात करना चाहिए, टीचर से बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो करनी चाहिए सबके साथ, जिसको आप ट्रस्ट करते हो। हाँ, क्लास में थोड़ी सी हो गई मेंटली
टेंशन हो रही थी, लेकिन मतलब बस ऐसा स्टेट हो गया था जहाँ मुझे किसी से बात भी करने का मन नहीं था। फिर लाइक जिसका ट्रस्ट करते हो उसको बात करो, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, अगर मेंटल फिट होना है तो। करती थी योगा फिर सडनली तुम्हारा एक दिन में सकता है और तुम्हारी लाइफ ही बदल गई उसमें अच्छा तो बहुत अच्छा लगा सबके साथ बात करके, स्टूडेंट के साथ हम लोगों ने शेयर किया, तो हर किसी का डेडिकेशन था, इसकी वजह से क्रैक हुआ। तो मैं फिर से सबको बधाई दूंगा कि तुम लोगों ने अच्छा रिजल्ट किया, अच्छा किया, तुम्हारे मम्मी पापा का भी नाम रोशन किया, क्योंकि सबसे पहले जो है ना अचीवमेंट उन लोगों के लिए होता है, और अचीवमेंट मीन्स उन लोगों का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो हमेशा बोलूँगा कि जो पेरेंट्स है उन लोगों का बात सुनना चाहिए, इवन टीचर तो सुनते ही हो, तो उन लोगों के साथ हमेशा अच्छे से बने रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। तो आज के लिए और जो का एंजॉयमेंट अब स्टार्ट अभी एंजॉयमेंट स्टार्ट है ना, क्लास में तुम लोग कुछ नहीं किए, आराम से बैठिए, एंजॉयमेंट अब स्टार्ट। हमारा जो इंटरव्यू करने वाले हैं वो यहीं पे घूमते हैं। हमारा जो इंटरव्यू सेशन था आज के लिए তাই তো আজকে আমরা স্মার্ট ক্লাস ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে যেটা স্টুডেন্টদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে তাদের নিটে ভালো রেজাল্ট করার জন্য। তো আমরা জানি যে স্টুডেন্টের ডেডিকেশনের পাশাপাশি গার্জেনদের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডেডিকেশন থাকে। তো আমি এজ একজন গার্জেন হিসেবে বলছি যে একদম নার্সারি লেভেল থেকে শুরু করে ক্লাস 10, 11, 12, তো সেরকম প্রত্যেকটা প্যারেন্টসই সবকিছু মানে যতটুকু পারে সবকিছু করে থাকে স্টুডেন্ট। তো আমি ওইটাই এখন আমাদের যারা আমাদের যে স্টুডেন্টদের যে গার্জেনরা আছে আমি সবার আগে যাবো যে আমাদের জাস্টিনের মা আছেন ওনার কাছ থেকে জানবো যে উনি কিরকম ভাবে স্টুডেন্টদের মানে ওনার ছেলেকে হেল্প করেছে বা বা কিরকম ভাবে উনি গাইড করেছেন সেটা আমি ওনাকে জানতে চাই। মোবাইলটা কম দেখো, পড়াশোনার মধ্যে ফোকাসটা করো। আর এরা তো বড় হয়ে গেছে, আর এখন সবসময় পড়তে পড়তে পড়া হয় না। এটা নিজের থেকে বুঝতে কিভাবে পড়লে কিভাবে হয় এটি বাজারে রাজ সব গার্জেনের উপর আমি কইতেছি মোবাইলটা। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। তো তারপর আমি যাব আমাদের যে এডিশন আছে এডিশনের মার কাছে, উনিও কিছু শেয়ার করুন ওনার লাইফের জার্নির ব্যাপারে ছেলেকে নিয়ে। খবর কথা বলে বলে খবর কথা বলে বলে Iko na caranya mungkin penanganai caranya yang kaya kali berjalan penanganan aja ko puri aja puri aku nggak beli begitu semua orang aku tidak tahu kamu tidak tahu ya aku tak ঠিক আছে। তো এখন আমি টুইটারের মার কাছে যাবো, তো ওনারও কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করুক বা ওনার কিরকম লাগছে ওনার মেয়ে ভালো রেজাল্ট করেছে, মেডিকেল কলেজে যাচ্ছে, গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে যাচ্ছে, এটা সবার আগে। তো আমি ওনার সাথে ওনার কাছে যাবো, উনিও কিছু বলবো। kamu kau nanti Jotodo yang hari Hamzat masih baik is not last name Joto from you by this Jotodo ali hari Hamzat masih baik zarai baru asal jua sen mane baik ini yang besar di Twitter juga asal jua di for dan person kan ada yang saya di sekolah Cina kalau misalnya di sekolah mana dan Cina 85% itu guna ya tentulah kalau di misalnya musuhnya itu toh aku lagi dari tentang mungkin sukses itu ঠিক আছে। তো নেক্সট আমি এনার মার কাছে যাবো, উনিও কিছু শেয়ার করুন। তো কর্পোরেট ভাষায় বলছেন, তো যারা আছেন ভিউয়ার যারা কর্পোরেট জানেন বা বুঝেন তারা তো বুঝবেনই। তো আমাদের ওনার কাছে যাবো, উনিও কিছু বলতে চাই। আমি আমার মার দায়িত্ব যতটুকু সম্ভব আমি মানে
যে করতে চাই আর ছাড়মারে মানে আমি ধন্যবাদ জানাই ওদের চেষ্টাতে আমার মেয়ের চেষ্টায় মানে মানে আগিয়েছে ঠিক আছে, তো এখন আমি যাবো আমাদের তুইশা দেববর্মা, ওনার বাবার কাছে, তো উনিও কিছু শেয়ার করুন যে জার্নিং ব্যাপারে যাই ডেডিকেশন আছে তোমার নেক্সট प्रथम डिग्री आणि स्मार्ट क्लास इंस्टीट्यूट जरा टीचर पहले में तीसरा तरफ से हम लोग का टीचर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जो लोग टीचर है मैथ्स और इंग्लिश उन लोग का धन्यवाद देना चाहता हूँ ड्यू टू देयर डेडिकेशन ड्यू टू देयर students ability and together with the parents main is teacher and student. As a parents, as a father, how much we have supported, that is our duty and responsibility. But the main struggling, main dedication is done by teachers. And teachers together with the students, we thank you the Smart Class Institute, and the staff, working staff, teaching staff, and all the helping staff. So, from the guardian side, from the parent side, first of all, we thank you the teachers and the institute. From my side, it is thank you. তো এবার আমি যাও সালসা ত্রিপুরা দিদির কাছে। তো অ্যাজ এ ছোট ভাই হিসেবে তো ওরও কিছু দায়িত্ব ছিল, এই কিছু শেয়ার করবো কিভাবে হেল্প করছে, কারণ আমরা শুনেছি সালসা হোস্টেলে থাকতো, তারপর আগরতলা এসেছে, তো তাদের সাথে থেকেছে, ইভেন সে স্টার্ট করেছে বা কি এরকম ভাবে একটু ডিসকাস করবো বা ওর কি রকম লাগছে। আমার তো অনেক ভালো লেগেছে, আমার ছোট ভাই যে ইন্টার পেয়েছে, আর কি বলবো। ঠিক আছে, তো সব ভালো লেগেছে, তো সবারই ভালো লাগছে আশা করি। তো সব প্যারেন্টসরা চাই যে ও মানে ওনাদের ছেলে মেয়ে লাইফে একটা কিছু করবে। তো জার্নিটা কিন্তু এখানে শেষ না, ওনারাও জানে বা সবাই বলে থাকে যে শুরু আমরা সবাই জানি যে যার শেষ ভালো তার শুরু ভালো। মানে শেষটা তাদের এখন যেটা ক্লাস 1 থেকে 12 পর্যন্ত তারা শেষটা ভালো করেছে, তাদের এখন অবভিয়াসলি তাদের ভালো হবে। তো সেইটা বলে আমি আমাদের আজকে যে প্যারেন্টসের যে তারা যেটা অনেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছে বা আপনাদেরকেও শেয়ার করেছে, আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের ইনস্টিটিউটে তারা এসেছেন, ইভেন আপনাদেরকেও সেটা শেয়ার করেছেন। আর অবশ্যই স্টুডেন্টদেরও ধন্যবাদ জানাই। আর তাছাড়া আমি বলবো যে অবশ্যই সবসময় যেন আমাদের সাথে তারা মানে আমাদের সাথে একটা ওয়ান কাইন্ড অফ যেটা মানে ডিসকাশন বা লাইফে যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় প্রবলেম হলে আমাদের সাথে ডিসকাস করুক, আসুক, বা আমাদের তরফ থেকে যতটুকু আমাদের চেষ্টা করবো যে কীরকম ভাবে সেই বা তাদের আরো ভালো কীরকম ফিউচার আরো কিছু এচিভ করা, বা আমাদের টিচারও সবসময় তাদের সাথে কানেক্টেড থাকবে বা তাদের যে কোনো প্রবলেম হলে টিচারদের সাথে ডিসকাস করা। তো এটা বলে আমি আজকে আমাদের এই ইন্টারভিউ সেশনটা শেষ করছি। থ্যাংক ইউ।